नमस्कार साथियों, स्वागत है सक्सेस एस्पिरेंट में। पेपर 1 सीडीपी का क्वेश्चन देखेंगे। पेपर 1 के सीडीपी का आप लोग आंसर मिलाइएगा। क्वेश्चन वहीं से आया जहाँ से पढ़ाया गया था, तो हमें आशा है कि आप सब सही बनाए होंगे, तो आंसर ज़रूर मिलाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो ये सोच पर विचार करने के लिए ऐसा प्रश्न इसमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, यानी कि अपने आप को आरोपित कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ऑप्शन नंबर 4। सभी लोगों का सेट अलग अलग होगा, तो क्वेश्चन पढ़ के आंसर मिलाइएगा, ऑप्शन से नहीं मिलाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन और कारण दिया हुआ, उसमें से आंसर आपको ढूंढना है। तो ये आपका कथन है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़कों कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण दिया हुआ, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ये दोनों ही कथन सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो किस आयु में बच्चों, ध्यान दीजिएगा, चुटकुला, पहेली या कहानी ये सब सुनना पसंद करते हैं? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर 3 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कैरल गिल्गिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। ये सही की आलोचना किया है, आपको बताया भी था कि आलोचना किस आधार पे था। कि कोहलबर्ग जो उसका कहना था कि उन्होंने सिर्फ पुरुष को ध्यान में रख करके अपना सिद्धांत दिया, जबकि नारीवादी दृष्टिकोण को साइड करके रखा है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नारीवादी दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य अभिलक्षण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवा अवस्था में समाजीकरण डैश की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल अवस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपका प्राथमिक अवस्था जो है ये हो जाएगा समाजीकरण का। शैशवा अवस्था में बच्चा कहाँ होता है? परिवार में होता है, तो प्राथमिक अवस्था हो जाएगा वो, यानी कि प्राथमिक हो जाएगा समाजीकरण यहाँ पे। और द्वितीयक यानी बाल अवस्था में बच्चा स्कूल जाता है, तो यह हो जाएगा आपका द्वितीयक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया क्या है? तो डिस्ग्राफिया आपको बताया गया था, डिस्ग्राफिया जो है लिखने से यानी कि ग्राफ करने से संबंधित विकार है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो ये आपका संवर्धन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। शिक्षक जो समाज सेवी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे इसमें से क्या क्या करना है? तो 3-4 ऑप्शन है आपको, एक इसमें से गलत है। गलत कौन सा है बता रहे हैं। पाठ चर्चा में अनुकूलन करें, ये सही है। विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, ये भी सही होगा। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, ये भी सत्य है। और विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, ये गलत है। विविधता जो है बाधा नहीं, एक संसाधन के रूप में देखना है, बताया गया था आपको। तो इसका हो जाएगा आंसर 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट है हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि होती है। तो दर्शन शास्त्री के पास जो है वो अंतः व्यक्तिक यानी कि खुद के बारे में जानने का होता है, और मूर्तिकार के पास कैसा दिक् स्थान संबंधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, अंतः व्यक्तिक और दिक् स्थान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो इसका सीधा आंसर तीनों नेगेटिव है, प्रतिस्पर्धा, रटना और यंत्रवत याद करना। एक ही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विद्यार्थियों के सीखने में शैलियों में विविधता, इसका क्या करना चाहिए। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, बिल्कुल रखा जाना चाहिए। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, नहीं। को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। ये एकदम सही है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। ये दोनों ही सही है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा कैसा होना चाहिए। बच्चा तभी सीखेगा प्रभावी ढंग से जब उसको आप सामान्य से विशिष्ट की ओर ले चलेंगे, उसको यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन। सामाजिक अलगाव नहीं होगा, मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं होगा, मूर्त पुरस्कार नहीं होगा। ये एक ही आंसर है, सहकर्मी सहयोग। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है। हमने कई बार बताया था आपको कि जो प्राइवेट स्पीच है वो बच्चा का क्या करता है, अपनी सोच को नियंत्रित करने का काम करता है, अपने काम को दिशा निर्देश देने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है क्या। तो मैंने पढ़ा चुका है आपका कि बच्चा क्या समझ रही है कि बटन जो है वो सजीव है, यानी सजीव निर्जीव में वो फर्क नहीं कर पा रही है, यानी जीववादी चिंतन का ये उदाहरण दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जीववादी चिंतन। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी। देखिए स्वलीनता कई बार पढ़ा है और कहे भी तो आ जाएगा और आ गया एग्जाम में। स्वलीनता बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, एक ही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। आप लोग अपने अपने जो सीरीज होगा उससे ऑप्शन और आंसर देख करके मिलाइएगा, ऐसा नहीं हो कि ये ऑप्शन ही मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण का ये शीर्षक, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। एकदम सही बात है ये। अगला कहता है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ये भी सही है, आंसर हो जाएगा इसका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अनुभवात्मक अधिगम क्या है। तो इसका हो जाएगा आपका अधिगम क्या करता है, एक प्रोडक्ट एक उत्पाद के रूप में निकलता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो बहुत ईजी सवाल है ये। वैचारिकता देगी ही, संगठन देगी, वर्गीकरण देगी, लेकिन गैर प्रासंगिकीकरण नहीं देगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यानी गैर प्रासंगिकीकरण इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और यह अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। शिक्षक और साथियों जैसे कि अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। सही है। डैश है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख
घटक है। तो सही बात है, दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4, ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या इसमें से कौन सा सही है उनके अनुसार? तो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, ये आपका सही होगा। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पहले भाषा आएगा फिर विचार, लेकिन भाषा से ही संज्ञानात्मक विकास होगा बच्चों का। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए? ये आपका पारंपरिक स्तर हो जाएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यहाँ से आ जाएगा पारंपरिक स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है डैश है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर, ध्यान दीजिएगा, एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की बात कर रहा है और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। हमने बताया था कि एक होता है केंद्रीयकरण, जहाँ एक ही पॉइंट पे सोचा जाता है, एक ही बिंदु पे सोचेगा, और एक होगा विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण आता है आपका पूर्व संक्रियात्मक में और विकेंद्रीकरण मूर्त में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीकरण, यानी केंद्रीयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा शीर्षगामी। शीर्षगामी क्या होता है, शीर्ष से पैर की ओर विकास, यानी कि अप टू डाउन, और दूसरा होता है समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि जो होगा वो स्थिर है, यानी कि धीमी नहीं है, सॉरी धीमी है, धीमी यानी कि बढ़ते रहती है, रुका हुआ नहीं है, और कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, यानी कि आत्म केंद्रित तो होता ही है, और स्थिर और तार्किक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थूल गतिक कौशल, ये सीटीपी का अंतिम प्रश्न है ये, और ये आपका बोला कौन सा स्थूल गतिक। तो हमने बताया था स्थूल गतिक वो होगा जिसमें अधिक मांसपेशी का यूज होगा। तो बहुत इजी सवाल है ये, तैरना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका भाग 2 में मैथमेटिक्स गणित है। गणित का आंसर आपको बताते चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भिन्न डिस्क का उपयोग, भिन्न डिस्क का उपयोग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संख्या बोध विकसित करने में उपकारना, यानी सबटिडाइजिंग, क्लास खत्म होने से 2 दिन पहले ही आप लोग को हम बताए थे कि सबटिडाइजिंग क्या होता है, कि आप बिना काउंट किए हुए लगभग एग्जैक्ट नंबर संख्या बता देते हैं कि कितना है, ये होता है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं यानी डॉट्स को गिने या बताने में सक्षम है कि यह 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं क्या हो जाएगी? तो ये आपका मजबूत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मजबूत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। ये किस कारण से, गणित के किस प्रकृति के कारण ऐसा भय पैदा होता है बच्चों में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे, उसे आप अपने ही मिलाइएगा कि कौन सा ऑप्शन में है, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनकी काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा? तो ये सामाजिक लिंग धारणा के कारण ऐसा मान्यता बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक लिंग संबंधी धारणाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला, एक गणित शिक्षिका कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है तो उसका उद्देश्य क्या होगा। उसका उद्देश्य, इसमें से चारों ऑप्शन आपको लग रहा होगा सही है पर सबसे बेहतरीन ढूंढना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा विचारों का बहिर्वेशन, यानी कि जिसमें कुछ उद्देश्य हो। रोल प्ले का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनोरंजन के लिए कराना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा विचारों का बहिर्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। तो आपका ये हो जाएंगे आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किग्रा बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया। उसके लिए सब्जी बेचने वाले सोनू से 21 रुपये यानी +6 ऐसे दिया हुआ है। सब्जी बेचने वालों के द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, नहीं स्पष्ट है। फिर बोला यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लाभदायक नहीं है, तो है। तो इसके बाद बोल रहा है ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए और वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका हो जाएगा आंसर केवल सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ये जो है सो सही नहीं है, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं क्या है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका महत्वपूर्ण पूर्व संख्या यानी प्री नंबर अवधारणाएं है। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गणितीय अधिगम सामग्री किस किस चीज़ें मदद करती है देखते हैं। सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षक की मदद करती है, ठीक है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थी की मदद करती है, एकदम सही होगा। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है और कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी और डी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी और डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे विद्यार्थियों की त्रुटि को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा करना उनको प्रेरणाहीन बना देगा। नहीं, त्रुटि पर ध्यान देना चाहिए। त्रुटि पर ध्यान अगर नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बाद में कि जो भी है वो सब त्रुटि के बारे में पॉजिटिव चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इसमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में शतरंज परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव आंसर है ये। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो यह बच्चे में सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, एकदम सही है। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, ये भी सही है। यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, ये भी सही होगा। और लास्ट में है यह हमेशा अभिसारी होता नहीं, यह अपसारी होता है। तो आपका हो जाएगा इसका आंसर ए बी सी तीनों ये। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था व्यंजन संख्याओं का अवरोही क्रम में बोल रहा है सजाने के लिए। तो अवरोही क्रम का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें कौन सा 10.5 1.5, यानी कि आपको घटते क्रम में जाना है, ठीक है। तो घटते क्रम में जाना है तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0.5055, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
5 -5 +5 -5 यानी इस टाइप का बोला विषम संख्या, तो आप आसानी से इसको बना सकते थे। वैसे इसका आंसर जो है 1 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 5 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 लाख निम्नलिखित रूप में भी जाना जाएगा, तो 100 लाख बराबर होता है 1 करोड़, इसमें नो डाउट होना चाहिए आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्या का योग पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 200 इसका हो जाएगा राइट आंसर 200। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का गुणनखंड नहीं है, तो वैसा संख्या चुनिए जिसमें 3630 में भाग नहीं लगेगा जिस संख्या से, तो इसका आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है, इसका मूल्य 10 रुपया, उसके पास 5, इसका आंसर हो जाएगा 0.50 यानी कि आधा रुपया कम है इसके पास, 50 पैसा, ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। रूबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 घंटा 25 मिनट। अगला है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्न के समूह का चयन कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है वो सबसे पहले हो जाएगा, यानी कि 1/4, 1/3 और 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम 2500 ग्राम, सबको ग्राम में चेंज कर दीजिए। उसके बाद बोला 3 दर्जन पैकेट, 3 दर्जन में कितना 36 हो जाएगा, उसमें आप भाग दीजिए 36 से, तो आपका आएगा आंसर इसका 300 ग्राम। अगला एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो ये आपका 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह आयत बन जाती है, ये सही नहीं है। बाद बाकी ये आंसर हो जाएगा इसका, बाद बाकी सारा सही है। अगला है, नीचे दिए गए पैटर्न में लूप संख्या क्या होगा, तो 1, 6, 15, तो अगला हो जाएगा आपका 28, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ 28 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे कितना क्या है, रक्त समूह आपका दिया हुआ और बोल रहा सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले समूह, सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन सा है, ओ है यानी कि 12, सबसे कम कौन सा है, तो आपका AB है यानी कि 3। इसको आप जब अनुपात कीजिएगा तो 4:1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, 36 सर्वसम वर्गों का अलग अलग प्रकार के आयत व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है, तो 36 का जो गुणनखंड निकालते वही इसका आंसर होता, तो आपका हो जाएगा ये 5। 36 गुना 1, 12 गुना 3, 9 गुना 4, 6 गुना 6, ये इसका आंसर होगा 18 गुना 2। चलिए अगला है, निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी 3 डायमेंशनल फिगर है, तो ये जाएगा घन, घनाभ, गोला और बेलन, ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ दिया हुआ है, घन, घनाभ, गोला, बेलन। चलिए मैथ आपका खत्म हो चुका है, आगे EVS पे आते हैं। EVS में आपका क्वेश्चन दिया हुआ पहला ही कि आप EVS के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया सबसे उपयुक्त होगा, तो व्यवहारिक गतिविधि के लिए क्या करेंगे, सबसे अधिक अच्छा कौन सा है, उपलब्ध सामग्री से EVS किट विकसित करना, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन है, EVS के लिए रचनात्मक आकलन क्या है, तो सीखने के लिए आकलन होगा और अधिगम के रूप में आकलन होगा, यानी कि A और C, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ A और C हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, कथन कारण दिया हुआ, EVS में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, बिल्कुल सही है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है, ये भी चाहिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4 के A और R दोनों सही है और व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए EVS पाठ्य पुस्तक का चयन करना है, इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, तो इसमें आपका पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता, अपमानजनक व्यवहार से रहित, यानी कि ये सब चीज़ इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2, यहाँ पे ये बड़ा वाला जो ऑप्शन है यही इसका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर कथन कारक है, कथन दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर में EVS में विषयों के बजाय थीम है, ठीक है,
उसके बाद कह रहा है कि विषय की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षक और विद्यार्थी के लिए आसान है। तो ये आपका गलत है, ये सही होगा और आर गलत है। 65 का ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दिए गए देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? तो मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षार्थी को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने में मदद करना, ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानी और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं का प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या होगा? क्या होगा ये? इसमें ऑप्शन आपको चूज करना है ज़्यादा वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही विद्यार्थियों के स्कूल आने में सबसे पहले इनको सुना हुआ होना नहीं, विद्यार्थियों को अपनी कविता और कहानी लिखने प्रोत्साहित करना, ये भी होगा, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति और विविधता में जागरूक बनाना, ये भी होगा, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बी सी डी तीनों सही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अनीता परिवार थीम पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? बहुत आसान है, उसका शीर्षक होगा परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध। आप सोच रहे होंगे संयुक्त परिवार लगा दे, एकल परिवार लगा दे, नहीं, ये जो परिवार थीम है इसके अंतर्गत सारा चीज़ आएगा परिवार का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका ईवीएस के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तुल्यकालिक जो सिंक्रोनस होता है उसमें होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फ़ोन कॉल, ये होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये सही। अगला है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ये हो जाएगा आपका खोजपूर्ण प्रश्न। ये सब बहुत ईजी सवाल है, सब आपका सही होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन है, तो कहाँ से मिलेगा भोजन? तो कृषि फार्म यानी खेती से मिलेगा। इसका आंसर 3 होना चाहिए। वैसे इस पे डाउट है 3 या 2 में से, लेकिन ज़्यादा चांस है कि 3 होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है, ठीक है। विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना होती है। सही है दोनों आंसर इसका, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कथन कारक दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए? तो एक ही ऑप्शन आपका दिख रहा है यहाँ पे, प्रश्न पत्र सामग्री कवरेज और उद्देश्य। सामग्री कवरेज, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य गलत हो जाएगा। इसका आंसर प्रश्न पत्र सामग्री कवरेज और उद्देश्य होगा, ठीक है। चलिए, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? तो आप देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दे। आपको बताया भी थे कि सब टाइप का जब भी आएगा तो आंसर वही होगा जिसमें बच्चा को खुद से करने का अवसर मिलता हो, मौका मिलता हो। चलिए अगला प्रश्न है, मिलान करने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का जो है आंसर आपका। जीरा क्या होता है? छोटा परंतु खुशबूदार, तो ए का 4 हो जाएगा। और केसर कैसा? पीले रंग का होता है, बी का 3। बस एक ही आंसर ही है आपका, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा?
तो बंगाल की खाड़ी सटा हुआ, बस बंगाल सटा हुआ कौन सा, उड़ीसा है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुडुख भाषा में तुरांग का मतलब जंगल है, ये बिल्कुल सही है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि भूमि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, नहीं, ये होता है आपका यहाँ मिजोरम में। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रहते हैं, नहीं, ये 25 वर्ष से रहते हैं तब होता है। फिर मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, वहाँ से आप निकालेंगे, इसका आंसर आएगा 144, 24 गुना 6। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे भोजन का उत्पादन और भंडारण करना होता है। पौधे को शक्ति और सहारा देना तना का काम तो बिल्कुल होता है। पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज लवण का स्थानांतरण करना, ये भी होता है। तो इसका आंसर ए बी सी होना चाहिए आपका, ए बी सी नहीं बल्कि इसका बी सी ज़्यादा सही होगा, क्योंकि पौधे जो है भोजन का भंडारण नहीं करते हैं, उत्पादन तो करते हैं और लेकिन यूज कर लेते हैं, भंडारण नहीं कर पाते हैं। इसका आंसर होगा बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और कथन है, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, ये सही बात है। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुयुक्त स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है, और ए आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि ये हो जाएगा इसका आंसर, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी घर बनाए जाते हैं। देखिए मनाली में घर तो ढालू छतों पर बनता है, लेकिन बांस के खंभे पर जो घर बनता है वो आपको असम में बनता है, इसलिए ये गलत है। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, बिल्कुल सही है, बर्फ़ पड़ती है यहाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है, परंतु सॉरी ए गलत है और बी सही है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। तो ये आपका हो जाएगा मांसपेशी ऊर्जा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए किन्हीं को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावल की एक सामान्य किस्म है। तो आपका बोरा चावल है, एग्जाम से 4 दिन पहले ही ये पढ़ाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रम से स्थितियाँ कहाँ हैं। तो गुजरात आपका यहाँ है पश्चिम में, और आंध्र प्रदेश इसका यहाँ इधर पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश इधर पड़ता है। तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है क्या। तो ईंधन जब जलता है तो ऊष्मा निकलेगा ही, और ऊष्मा निकलेगा तो लाइट भी निकलेगा, यानी ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम तो कब से कब होता है, अक्टूबर से दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, या इसी सवाल। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। ध्यान दीजिएगा, गलत कथन चुनना है। जहरीले सांप के डसने वाले दांत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं, नहीं। सांप शिकार को निगल जाते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांसा यानी ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है, किसका किसका। तो कांसा जो आपका टीन और कॉपर का मिश्र धातु है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अंतिम प्रश्न है आपका ईबीएस का, हाथी के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी का बच्चे का वजन लगभग कितना होता है। 3 महीने का हाथी का बच्चा का वजन लगभग 200 किलो होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों झाड़ी खा जाता है, नहीं, 1 कुंटल खाता है। फिर आपका हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करता, वे दिन में 2 से 4 घंटा ही सोते हैं, ये सही है। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है, यानी कि सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए ईवीएस ख़त्म हो चुका है, अब हिंदी पे आते हैं। हिंदी में आप गद्यांश पढ़िए, उसके बाद इसका जवाब दीजिए। गद्यांश हम पढ़ चुके हैं, कोशिश करेंगे सबका आंसर सही दे, सारा आंसर सही ही होगा।
गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण क्या नहीं है? तो क्या नहीं है आपका? तो दया नहीं है। ठीक है, अगला है हम बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है हर बुराई से तात्पर्य क्या है? तो अज्ञानता के कारण ही बुराई फैलती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुख दुख कारण है किसका? तो कर्म का। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही इस कहानी के अनुसार सुख दुख कारण है कर्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? तो आपका यहाँ क्या है? पुरुषार्थ। ठीक है, उसके बाद मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मन को बुरे भावों से निष्कासन। अगला, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है, स्वार्थ का विलोम क्या होगा? तो निस्वार्थ हो जाएगा। ठीक है, मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दीर्घी ई वाला प्रत्यय हो जाएगा ये। फिर है आपका, कौन सा युग्म समूह से भिन्न है? ज्ञान अज्ञान, शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अंधकार और अंधेरा, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 100वां प्रश्न देखते हैं। 100वां क्वेश्चन आपका कविता से दिया हुआ है, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुद नींव में तुम्हें प्रगति पथ पर भरना है, अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो स्त्री के बारे में ही कहा गया है, तो आपका हो जाएगा स्त्री शक्ति को दर्शाया गया है। उसके बाद आपका पूछता है कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका क्या है? नगण्य है? नहीं। अप्रासंगिक है? नहीं। औसत है? नहीं। संज्ञान योग्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न है, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया? तो अबला का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अबला का प्रयोग इसमें नहीं किया गया, तो आंसर इसका अबला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता के किस पंक्ति में निहित है? यहीं पे है आपका, जननी हो तुम संपूर्ण जगत की, यही इसका आंसर हो जाएगा, जननी हो संपूर्ण जगत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है, कविता के अनुसार स्त्री को क्या करना होगा? तो स्वयं को पहचानना होगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा समास है? तो जो आपका जननी हो संपूर्ण जगत की, ये आपका अनुप्रास अलंकार है। सॉरी, कौन सा अलंकार पूछा था? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है आपका 106, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करा रही है, निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सीखने का प्रभावशाली तरीका होगा? कौन सा होगा? अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए? नहीं। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे, बिल्कुल राइट आंसर यहीं पे मिल गया आपको, स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का आंसर समझाने की कोशिश करे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाषा सीखना संबंधित है किससे? भाषा सीखना क्या है? एक कौशल है ये भाषा, इसके अंतर्गत आपको आएगा उत्पाद कौशल, अर्जन कौशल, ये सब आपका अलग अलग आता है, पर भाषा सीखना कैसा क्या है? तो कौशल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो क्या कर रही है? स्व निरीक्षण, यानी कि खुद का निरीक्षण भी करते रहती है कि हम सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, इसका आंसर हो जाएगा स्व निरीक्षण। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 109 कहता है, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, यह मेरी नाक है ये मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उसको स्पर्श भी करते हैं, यानी छूते भी हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? तो ये हो जाएगा आपका समग्र भौतिक प्रक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए? से मिलान करना, अनुमान, निष्कर्ष निकालना, संदर्भ जोड़कर निकालना, गहन पठन, पाठ वस्तु, पाठ सामग्री किस बारे में यह जानने के लिए शीर्षक और चिन्हों का प्रयोग करना, ये क्या हो जाएगा? तो अनुमान लगाना हो जाएगा, यानी कि एक का आंसर 5, एक ही ऑप्शन है आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 111 नंबर है, विद्यार्थी पिछली इकाई से संबंधित शब्द को लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली कर रहे हैं और सवालों को उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। किसका उदाहरण होगा? तो ये क्या हो जाएगा? सहपाठी आकलन। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है तो मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती हूँ। शिक्षार्थियों की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। जब मैं उसे सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है, नहीं। जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है, नहीं। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती है, देखिए यही आंसर इसका, गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तब भाषा अच्छी तरह से याद रहती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113 निम्नलिखित कथन को पढ़िए। कथन कारण है, विद्यालय में प्रवेश करने से वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा सक्षम के प्रयोगकर्ता होते हैं। एकदम सत्य है। फिर है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, नहीं। तो जब भी बच्चा कहाँ जाएगा परिवेश में, अपने परिवेश में अपने भाषा के अनुसार, तो बिल्कुल करेगा। तो इसका हो जाएगा ए सही है और आर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो ये आपका सही है। तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगर भाषाई विविधता आपका कुछ और है लेकिन बच्चा अगर जब क्लास में जाएगा और वो वहाँ पे प्रदर्शन पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा, अगर वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ का क्षेत्रीय भाषा कुछ और होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 114 है, कक्षा 5 की मंजित अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्र से अलग और 1-2 वर्षीय बच्ची से अलग, यानी कि अलग जगहों पे अलग अलग भाषा का यूज करता है। तो इसे कहा जाता है वाकगत। ठीक है, वाकगत गतिविधि होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और नहीं अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है, प्रतिध्वनित को मिला रहा है, यानी कि वो रचनावादी बच्चा है, यानी क्रिएटिविटी बच्चा है, रचनावाद हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौशल के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशल के लिए बुनियाद प्रदान करता है। तो ये हो जाता है आपका उद्गामी साक्षरता, इसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को कहानी सुनाती है। कहानी सुनाना जो है इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, स्वर पठन होता है, कहानी कविता पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 116, 17, 18 है, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्व जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है, जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे। तो ये कैसा उपागम होगा, ये होगा मिलाया जाता है तो संरचनात्मक उपागम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प चयनिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। ठीक है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता मंद पड़ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका दोनों ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। फिर आते हैं, चलिए आगे। 120 और अंतिम प्रश्न है, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रातःकाल आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करना होगा, कक्षा में ऐसी खेल जैसी गतिविधि का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक होगी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 120 क्वेश्चन आप मिला लेंगे, हिंदी भाषा 1 का है। मिलाने के बाद जितना आपका आंसर आ रहा है, जितना आपका स्कोर आ रहा है ज़रूर शेयर कीजिएगा और फिर संस्कृत का भी आंसर हम आपको भेजते हैं। तब तक इसे मिलाकर आप इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।